दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ एंड रिसर्च पर। और दोस्तों जैसा कि डीएलएड के एग्जाम में डीएलएड का जो एंट्रेंस होता है उस एग्जाम में जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस आप लोगों को पता होगा, जिसमें वास्तविक संख्या भी एक टॉपिक होता है। ठीक है, आज हम उपस्थित है वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को लेकर के। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है इसको हम शुरू से समझते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के हम शुरुआत से पहले संख्या के बारे में हम जानते हैं कि संख्या क्या होता है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि यहाँ पे जो है 4 पेन है, वहाँ पे ये है, कक्षा में जो है 20 लड़के हैं, ऐसे हम बोलते हैं। तो संख्या का हम डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं दोस्तों कि किसी समूह में रखी हुई वस्तुओं के बारे में अगर कितना कोई क्वेश्चन करे कि कितना उस समूह में वस्तु है, उसके जवाब में जो हमारे पास उत्तर आएगा उसको हम संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि अगर एक टोकरी है, एक टोकरी में अगर आम रखा हुआ है, ठीक है, गिनती से अगर उसमें आम रखा हुआ है, 10 आम रखा हुआ है, कोई हमसे पूछे कि कितना आम रखा हुआ है तो हम उसको जवाब देंगे कि 10 आम रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इस तरह के क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वो तो संख्या कहलाएगा ना। और वास्तविक संख्या क्या होता है इसको हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए जो संख्या होता है वो कई प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, नाम सुने होंगे। तो वास्तविक संख्या जो होता है दोस्तों, वो जो होता है दो संख्याओं के मिलने से बनता है। ठीक है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब हम सोचेंगे कि अब क्वेश्चन आएगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए इस सब के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसमें बहुत सारा जो है पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या के अंदर में जो है हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो गिनती की संख्या होती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग बचपन में हम लोग क्या करते थे, स्कूल में गिनती करवाते थे ना, 1 2 3 4 5, तो ये सारा संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ये सभी संख्या जो है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी छोटी प्राकृत संख्या, यहाँ पे देखिए ये प्राकृत संख्या का जो सेट है, इसी में अगर हम 0 को शामिल कर दे क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या के सेट में अगर हम 0 को शामिल कर दे तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या बन गया दोस्तों। तो प्राकृत संख्या आप समझ गए होंगे कि जो प्राकृत संख्या होती है वो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और एक चीज, जो प्राकृत संख्या को सूचित करने के लिए हम कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कैपिटल एन का प्रयोग, क्योंकि एन फोर होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो हम प्राकृत संख्या को एन द्वारा सूचित करेंगे, और पूर्ण संख्या जो है इसको हम लोग डब्ल्यू द्वारा सूचित करेंगे। डब्ल्यू मतलब होता है होल नंबर। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पूर्ण के बाद पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक के बारे में समझते हैं और पूर्णांक संख्या को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लेते हैं टॉपिक पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है दोस्तों। और इंटीजर का मतलब समझिए। ठीक है, प्राकृत संख्या को आप लोगों ने देखा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 आता है। तो ये सब धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये डॉट डॉट दो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको धनात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको धनात्मक संख्या। ठीक है, और एक होता है कि इसी संख्या में अगर हम माइनस का सिंबल लगा दें, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी कर दे, तो ये संख्या जो है ये ऋणात्मक संख्या है। क्या है ये ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक आखिर क्या होता है दोस्तों। पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक संख्या मतलब कि जो भी हमारे पास प्राकृत संख्या है उसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो वो धनात्मक संख्या, अगर निगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है तो वो ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो धनात्मक प्राकृत संख्या ये हमारा हो गया। ठीक है, और ये निगेटिव हो गया। तो ये दोनों को और इसके साथ साथ अगर हम 0 को शामिल कर दें तो
तो ये कहलाता है पूर्णांक। क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। और इंटीजर को जो है हम आई के द्वारा सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक के बारे में आप लोगों ने समझा कि पूर्णांक जो होता है दोस्तों वो जो है बताते हैं फिर से, ठीक है। पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक संख्या, जैसे कि देखिए धनात्मक संख्या क्या हो गया, 1 2 3 ये डॉट 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 अनंत तक हो गया। और माइनस में लेते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम 0 को शामिल कर दे तो ये हमारा कहलाएगा इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में आप लोगों ने समझा कि जो हमारे पास धनात्मक में संख्या होती है प्राकृत संख्या, और जो ऋणात्मक में होती है, और इसके साथ साथ अगर हम 0 को शामिल कर दे तो वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। पूर्णांक के बाद हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्या परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे अभी? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, चलिए इसके बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे हम क्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस पी पूर्णांक होना चाहिए और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और कंडीशन क्या है वो आप समझिए। कंडीशन ये है कि जो नीचे में जो क्यू लिखा हुआ है दोस्तों, इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है हमारा कि जो क्यू का जो मान है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए 2/0 ये नहीं होना चाहिए, ये अनडिफाइंड हो गया। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या को अच्छे से समझिए। जैसे कि 5 है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि देखिए रूट के अंदर में भी कोई संख्या है और उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। वर्गमूल अगर निकल गया तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर कोई संख्या और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये संख्या कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन परिमेय है, ठीक है। निम्न में कौन परिमेय है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है निम्न में कौन परिमेय है, चाहे निम्न में कौन अपरिमेय है। तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए आप लोग क्या जवाब देंगे, ठीक है। समझिए बात को। जैसे कि मान लीजिए लिख देगा कि √2, ठीक है। ऑप्शन ए में लिख दिया √2, बी में लिख दिया 2√2, ठीक है। सी में लिख दिया √9 और डी में लिख दिया √10, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन परिमेय संख्या? देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इसको देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। और इसको गौर से जब हम देखते हैं तो इसका मान जब निकल जाता है 3, तो 3 जब मान निकल जाए तो ये कैसी संख्या हो गया? ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। ये कैसी संख्या हो गया? ये हो गया परिमेय संख्या। 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से जो है हम परिमेय और अपरिमेय में अंतर को समझ सकते हैं और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या को भी आप लोगों ने समझा। अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कर सकते हैं, सॉरी। अपरिमेय संख्या क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। और अपरिमेय संख्या को हम समझते हैं। अपरिमेय संख्या जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए 4 है तो 4 को हम 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं, या 5/2 हो गया। तो ये सब संख्या कैसी संख्या है? ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब परिमेय संख्या। अब मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसको हम रूट लगा देते हैं और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका वर्गमूल जो है नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन कहता है कि ऐसी संख्याएं जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके
उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें भी है दोस्तों कि इसमें भी कंडीशन है कि पी बाई क्यू को जो बोल रहे हैं इसमें पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, और क्यू का जो वैल्यू है इसमें भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, हम पी बाई क्यू को तो बोल रहे हैं, तो इसमें जो है हमारा कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगा कि वो हमारा क्यू का मान जो है 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपरिमेय संख्या को अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों ने जाना कि ऐसी संख्या, देखिए सब एक बात मैं और बता दूं कि इसका जो दशमलव निरूपण होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो डेसिमल निरूपण होता है वो कैसा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए इधर परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या, और एक है अपरिमेय संख्या। तो इसका जब हम दशमलव निरूपण करते हैं, इसको जब हम दशमलव में लाते हैं ना, तो ये शांत आता है। दो कंडीशन होता है, एक कंडीशन ये होता है कि वो शांत होगा, ठीक है, और अगर अशांत हुआ, अशांत अगर हुआ, देखिए समझिए बात को, अगर अशांत हुआ तो वह जरूर क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब होता है एक ही चीज़ रिपीट होना, ठीक है। आवर्ती का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट होना। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 1.2, देखिए ये शांत है, कैसी संख्या है, ये शांत है, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और अगर अशांत हुआ 1.2, मान लीजिए 2 आ रहा है बार बार, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अशांत, ये अशांत आवर्ती हुआ, ठीक है, एक ही चीज़ आएगा। परिमेय संख्या अगर रहेगा तो वो रिपीटेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या में कंडीशन क्या होता है इसको समझिए। ये जो होता है ये अशांत होता है हमेशा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा अशांत होता है, और अशांत होने के साथ साथ ये अनावर्ती होता है। क्या होता है, ये अनावर्ती, हमेशा क्या होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अनावर्ती कहने का मतलब है कि वो एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेगा, एक बार कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा बार कुछ आ जाएगा, फिर मान लीजिए कि देखिए एक बार 5 एक बार आया, फिर 2 बार 5 आ गया, फिर 2, फिर 3 बार 5 आ जाएगा, तो यानी कि ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अलग अलग चीज़ आ रहा है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि परिमेय और अपरिमेय में जो अंतर है वो आप लोग समझ गए होंगे। और मैं एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है, तो इसका आंसर होता है एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पाई है, ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको 22/7 के बराबर कभी कभी ले लिया जाता है, लेकिन होता नहीं है। 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में बहुत कुछ जो है इस रिसर्च हो चुका है, जिसके बारे में आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि पाई का मान 22/7 हम इसलिए लेते हैं कि 22/7 का जो मान होता है वो दशमलव के 2 स्थानों तक पाई के मान से मिलता जुलता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन पाई का मान जो है लाखों स्थानों तक निकाला जा चुका है, लेकिन ये कभी नहीं कटा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अपरिमेय संख्या कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है। क्या पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है। देखिए सम संख्या के बारे में समझते हैं, जानते हैं सम संख्या क्या होता है, ठीक है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। चलिए सम संख्या को जानते हैं, ठीक है। आप लोगों के आसपास बहुत सारी संख्या है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको सम संख्या बोलते हैं दोस्तों। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ही तो सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या उसे ही तो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषम को जानते हैं, ठीक है। विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या क्या होता है, आप समझिए बात को। विषम संख्या क्या होता है इसको समझिए। विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, ठीक है। विषम संख्या अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, ओड नंबर बोलेंगे, ठीक है, ओड नंबर। चलिए विषम संख्या को समझते हैं, ठीक है। जो संख्याएं सम संख्या उसको छोड़ देते हैं तो हमारा क्या बचता है, 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है, इसके बाद 9 बचता है, 11 बचता है, 13 बचता है। ये सब संख्या को आप गौर से देखिए, 2 से भाग नहीं लगाता है, ठीक है। ये सब 2 से भाग नहीं लगाता है, 2 से भाग नहीं लगाएगा, तो ऐसे संख्या को बोलेंगे विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है। विषम संख्या ऐसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से भाग नहीं लगाता है। लास्ट में जिसके लास्ट में 1 रहे, 3 रहे,
रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, ये सब संख्या कैसी संख्या कहलाएगा दोस्तों? विषम संख्या कहलाएगा। तो आप लोग उम्मीद है कि विषम संख्या के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। रेड ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या को समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन संख्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या ये काफ़ी बेहतरीन संख्या है, इसको समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या, चलिए मैं बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चलिए ठीक है, प्राइम नंबर को समझते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को समझते हैं दोस्तों। चलिए प्राइम नंबर को समझते हैं। आप लोगों के आसपास बहुत सारे ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा एक को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाग नहीं लगाता है अपने आप में। देख लीजिए ये सब संख्या को, देख लीजिए ये सब संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर कोई दूसरा इसको कुछ नहीं कर सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगाता हो अपने आप में, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 13 को देखिए गौर से, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरा से भाग नहीं लगाएगा, इसलिए ये कैसी संख्या? ये एक अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? ये एक अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है अभाज्य संख्या को आप लोग समझ गए होंगे। और अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जैसे देखिए 5, अगर हम दो संख्या को लेते हैं, एक 5 को लेते हैं और एक 6 को लेते हैं, तो इन दोनों संख्या को आप देखिए, इसका जब हम HCF करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये दोनों में कोई अभाज्य गुणनखंड भी नहीं है, तो ऐसी संख्या को कहेंगे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे संख्या को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसका HCF, ऐसी लगातार दो संख्या, लगातार नहीं हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 हो और उसका कोई गुणनखंड नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्या को भी आप लोगों ने समझ लिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं, जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। बहुत बेहतरीन संख्या है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या गौर से देखिए और इसको समझिए। ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होगी, लेकिन कंडीशन है एक से बड़ी संख्या लेना है। ठीक है, एक को नहीं लेना है। ठीक है, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा से भी भाग लगा दे। जैसे 4 को देखिए, 4 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सब कैसी संख्या है? गौर से देखिए, इसमें एक से भी भाग लगता है, स्वयं से भी लगता है, और उसके अलावे जो है कोई दूसरा संख्या भी है जो इसको भाग देगा। जैसे कि इसको 2 भाग दे देता है, इसको 2 और 3 भाग दे देता है, जैसे कि इसको देखिए 2 भाग दे देता है और 4 भी भाग दे देता है। तो ये सब संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या बोलते क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। और अभाज्य संख्या भी आप लोगों ने समझा दोस्तों। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग इसका जवाब देंगे कि ये कैसी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। निम्न में कौन परिमेय संख्या? ऑप्शन ए में दे देते हैं, ऑप्शन ए में दे देते हैं 1.23223 ... ठीक है, ऑप्शन बी में दे देते हैं 1.22 ... ठीक है, और सी में है √2 - 1 और डी में है पाई। बताइए इनमें से कौन संख्या है जो कि परिमेय संख्या? आप लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। एक बार 3 एक बार आया, फिर 2 2 बार आया, फिर 3 आ रहा है, 3 फिर उसके बाद फिर 2 2 बार आएगा, यानी कि रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन वो रिपीटेशन जो है वो अनावर्ती के रूप में। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। कैसी संख्या हो गया? अपरिमेय। यहाँ पे गौर से देखिए, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या और पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और घातांक के नियम को समझते हैं। हम लोग अभी समझेंगे घातांक के नियम, ठीक है, घातांक के नियम। घातांक के कौन कौन नियम होते हैं इसको जानते हैं। चलिए, पहला घातांक का जो नियम है वो ये है कि a के पावर m है ना, और गुना रहे a के पावर n, ठीक है, a के पावर m और गुना में रहे a के पावर n, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, देखिए आप सभी लोग, a के पावर n, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में गुना में घात जुड़ जाता है। बस कंडीशन है कि आधार सेम होना चाहिए। आधार सेम है यहाँ पे, तो गुना में घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। और एक दूसरा कंडीशन क्या है वो आप समझिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि a के पावर m और इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बटा में भी लिख सकते हैं, और a के पावर n से डिवाइड करेंगे। तो गुना में घात क्या होता है, हमेशा घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएंगे। कंडीशन है ये कि देखिए, अब दोनों को समझिए, इसका बहुत इस्तेमाल है, ये घातांक जो है इसका बहुत इस्तेमाल है सवाल को बनाते समय, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है इसको समझिए। तीसरा जो घातांक के नियम है वो क्या है कि a के पावर m है, ठीक है, और इसके पूरा के पावर में n दे दिया, तो इसका हो जाएगा a के पावर m इंटू n हो जाएगा। दोनों का पावर जो है ना गुना हो जाएगा, ठीक है। घातांक का नियम है। उसके बाद घातांक का नियम क्या है, 4 नंबर समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है a के पावर m बट्टा n, क्या लिखा हुआ है देखिए, a के पावर m बट्टा n। तो ये जो नीचे में जो है n, ये बाहर आ जाता है, उसका रूट अंडर a के पावर ऊपर वाला को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये सब घातांक के नियम है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और अगला जो है हमारा d जो है उसको समझिए, d ABCDE जो है ये इसको समझिए, ठीक है। ये क्या कहता है कि a के पावर अगर हमारे पास अगर माइनस में m लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा a के पावर में प्लस में m लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बट्टा a के पावर में प्लस में m लिख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को घातांक का नियम कहते हैं और इसको अच्छे से समझ लेंगे। और ये करनी है, ये करनी का रूप है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हर परिमेयीकरण क्या होता है, जिसका काफ़ी इस्तेमाल होता है सवाल को बनाते समय। हमारा टॉपिक रहेगा हर परिमेयीकरण। क्या रहेगा, देखिए, हर परिमेयीकरण, ठीक है। हर परिमेयीकरण का काफ़ी इस्तेमाल रहता है, इसको समझते हैं, ठीक है। हर परिमेयीकरण क्या होता है इसको समझिए, आप सभी लोग अच्छे से समझिए हर परिमेयीकरण क्या होता है। चलिए, जैसे कि देखिए, कोई 1 बट्टा रूट 2 माइनस 1, हमारे पास सवाल है 1 बट्टा रूट 2 माइनस 1। ऊपर वाला जो होता है इसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को बोला जाता है हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को बोला जाता है हर, इसको बोलते हैं हर। और हर में जो है हमेशा परिमेय संख्या होना चाहिए, हर में हमेशा परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि अभी अपरिमेय संख्या। तो इसको हम परिमेय संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसी को कहेंगे हर परिमेयीकरण। तो हर परिमेयीकरण कीजिए, रूट 2 प्लस 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जो अंक रहेगा उसमें माइनस का चिन्ह रहेगा, तो अगर प्लस का चिन्ह दे करके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस का रहता तो माइनस का चिन्ह दे करके मल्टीप्लाई करते। तो चलिए, इसको जब हम रूट 2 माइनस प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 ही हो जाएगा। और नीचे जो है रूट 2 को रूट 2 से करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इधर उधर लिख कर जैसे, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि 1 हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए, इसमें हम हर को परिमेय बना दिए, नीचे में जो है परिमेय बन गया। तो इसको बोलते हैं हर परिमेयीकरण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप देख लेंगे और अच्छे से इसको जो है ध्यान में रखेंगे, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो